हेलो एवरीवन। आज हम लोग केमिस्ट्री के अंतर्गत एक टॉपिक का डिस्कशन करेंगे और आज हमारा टॉपिक होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड थ्योरी, है ना। परमाणु संरचना और सिद्धांत से जो भी थ्योरी यहाँ पर बन पा रहा है उसका हम लोग एक एक करके यहाँ पर एक एक पॉइंट को देखते चलेंगे और उसका डिस्कस करते चलेंगे। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट रहता है एटम, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा जाता है, व्हाट इज एटम। तो हम लोग एटम के बारे में बहुत डिटेल तो नहीं पढ़ेंगे, हम लोग कुछ बातों को यहाँ पे याद करके रखेंगे। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एन एटम। कोई भी एलिमेंट है जो उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको हम लोग एटम के नाम से कंसिडर करते हैं, ठीक है। लेकिन एटम का दो महत्वपूर्ण बातों को हम लोग यहाँ याद करेंगे, जो कि कोई भी एटम है तो उसको हम लोग अगर देखते हैं तो उसका प्रॉपर्टी में तो वो अनस्टेबल अवस्था में है, यानी कि वो अनस्टेबल, उसकी स्टेबिलिटी तो अभी तक नहीं हो पाया है और साथ में ये केमिकल रिएक्शन में भाग ले सकता है। अनस्टेबल होते हुए भी ये केमिकल रिएक्शन में भाग ले सकता है। ये दो बातों को हम लोग एटम के बारे में याद रखेंगे। अगर हमको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एटम जो शब्द है उसका सबसे पहले किन्होंने इंट्रोड्यूस किया, तो इसको अगर बोला जाता है तो ये डायरेक्ट याद रखा जा सकता है, जो ये डेमोक्रिटस के द्वारा इसको नाम दिया गया था। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के पूछ लिया जाता है, इसको हम लोग यहाँ से लर्न करके रखेंगे। हम लोग यहाँ पे जो ये चैप्टर है उसमें दो साइंटिस्ट का क्या करेंगे, एटॉमिक थ्योरी को मुख्यतः पढ़ेंगे। पहला जो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है और दूसरा है रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी। तो ये दोनों का हम लोग यहाँ पे जो थ्योरी है डाल्टन्स का और रदरफोर्ड का जो थ्योरी है वो दोनों को हम लोग एक एक करके यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का अगर बात करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले क्या बोला, अकॉर्डिंग टू दिस द एटम इज इंडिविजुअल, है ना। लेकिन ये डाल्टन्स का जो फर्स्ट पॉइंट है इन्होंने क्या बोला, इंडिविजुअल, यानी कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, अविभाज्य है। लेकिन आज के वर्तमान समय में इसका ये पॉइंट गलत हो चुका है। दूसरा बात उन्होंने क्या बोला, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि अलग अलग एलिमेंट है तो उसका डिफरेंट डिफरेंट मास होगा और साथ में उसका केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगा। उसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि दो अलग अलग एलिमेंट लिए, एक सोडियम ले लिए, दूसरा मैग्नीशियम ले लिए। ये सोडियम और मैग्नीशियम दो अलग अलग एलिमेंट है, तो दोनों का हम मास नंबर का अगर बात करते हैं तो सोडियम का मास नंबर 23 है और मैग्नीशियम का मास नंबर क्या है, 24 है। तो दो अलग अलग एलिमेंट है तो दोनों का मास एक ही, दोनों का एटम का तो साइज सेम हो गया। यहाँ पे दोनों को अगर हम एटम लेते हैं और दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो इसका मास नंबर 24 है और इसका 23 हो जा रहा है। और दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी का अगर हम डिस्कस करते हैं तो सोडियम जो है वेरी रिएक्टिव एलिमेंट है, मैग्नीशियम भी रिएक्टिव है लेकिन सोडियम के कंपेरिजन में लेस रिएक्टिव में कंसिडर किया जाएगा। तो हम लोग यहाँ ये दो पॉइंट को इसका मेनली डिस्कशन कर लिए। थर्ड बात में अगर आते हैं तो यहाँ इन्होंने क्या बोला, एटम्स आर इनविजिबल पार्टिकल्स, यानी कि एटम्स इतने सूक्ष्म कण है जो कि उसका साइज को हम लोग नग्न आँखों से तो नहीं देख सकते हैं, उसको देखने के लिए हम लोग को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ सकता है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात बोला, जो कि एटम्स नैदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, जो कि कभी कहीं ना कहीं ये जो इसका थ्योरी है आज के समय में उसका अभी भी वैलिड है। एटम्स नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। फोर्थ पॉइंट पर अगर आते हैं तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है दो लॉ पर मुख्यतः आधारित है। उसका दो लॉ क्या है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये दो नियमों पर इसका सिद्धांत पूरी तरह से आधारित है। अब हम लोग यहाँ पे रदरफोर्ड्स का जो न्यूक्लियर थ्योरी है उसको डिटेल से यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो हम लोग यहाँ रदरफोर्ड्स का अगर न्यूक्लियर थ्योरी को देखते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, रदरफोर्ड ने जो लिया एक गोल्ड फॉइल ले लिया था, है ना, एक गोल्ड फॉइल लिया और उस पर अल्फा रे का बमबारी किया गया था। तो क्वेश्चन उठ सकता है ये अल्फा रे वास्तव में होता क्या है। तो ये पॉजिटिव एनर्जी अल्फा रे में होता है और ये अल्फा रे पे से जब उस पर बमबारी किया गया तो उन्होंने अलग अलग तरह का कंक्लूजन निकाला। पहला कंक्लूजन क्या देखा, यहाँ पे जैसा फिगर में आप देख सकते हैं जो बहुत सारे अल्फा रे है ना, अधिकांश अल्फा रे जो है बिना किसी प्रकार का डिफ्लेक्शन से यहाँ से पास हो गया, डायरेक्ट वो किसी प्रकार का डेविएशन शो किए ही निकल गया। तो इसका ये इन्होंने निष्कर्ष निकाल लिया, जो एटम का जो अधिकांश पार्ट है वो एम्प्टी होता है, खाली होता है, जिसके कारण वो डायरेक्ट क्या अल्फा रे डायरेक्ट यहाँ से गुजर गया। कुछ ही अल्फा रे था जो कि क्या हुआ, स्मॉल डेविएशन से वो पास हुआ और बहुत ही कम जो अल्फा पार्टिकल्स था वो जो डायरेक्शन में गया था वही डायरेक्शन में फिर वापस लौट के आ गया। तो इसके अनुसार उन्होंने क्या क्या
डिस्कशन से निकाला। अकॉर्डिंग टू दिस द एटम इज डिविजुअल एंड हैज अ न्यूक्लियस। तो इन्होंने ये बात बता दिया जो कि रदरफोर्ड ने, जो डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी था वो इंडिविजुअल था, तो इन्होंने यहाँ बोल दिया एटम जो डिविजुअल है और इसमें एक न्यूक्लियस भी होता है। न्यूक्लियस यानी कि नाभिक, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन का आंसर मिल गया, जो कि नाभिक का खोज करने का जो श्रेय आता है वो रदरफोर्ड को ही जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेंस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यानी कि कोई भी एटम है उसका जो न्यूक्लियस है उसमें दो तरह का पार्टिकल्स होंगे, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन्स जो होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, लेकिन न्यूट्रॉन में किसी प्रकार का चार्ज नहीं पाया जाता है। और ये दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला देते हैं तो हम लोग उसको एक वर्ड में बोल सकते हैं ये न्यूक्लियॉन्स है। तो यानी कि न्यूक्लियंस में क्या क्या होगा, प्रोटॉन हो जाएगा शामिल और साथ में न्यूट्रॉन होगा, ये दोनों को मिला करके हम लोग न्यूक्लियॉन्स नाम देते हैं। आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड द एटम इज मेड ऑफ मैनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इन्होंने ये भी डिस्कस करके निकाल लिया जो कि कोई भी एटम होता है बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, और मेनली उसका नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दिया। इलेक्ट्रॉन को जनरली क्या होता है स्मॉल ई से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, प्रोटॉन को कैपिटल पी से, और न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। Rutherford discovers the nucleus which contains the protons, neutrons of the atom collectively called nucleons। तो ये बात तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। जो न्यूक्लियंस होता है उसमें दो तरह का पार्टिकल्स मौजूद होता है, एक प्रोटॉन होता है, दूसरा न्यूट्रॉन्स होता है। प्रोटॉन्स में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन्स में किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता है, लेकिन ये दोनों को मिला करके हम उसका नाम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियंस, यानी कि उसको नाम क्या दिया गया, नाभिक दिया गया। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या है, नेगेटिव पार्टिकल्स है, और ये नेगेटिव पार्टिकल्स होने के कारण ये न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते रहता है। एंड जो रिवॉल्व करने का जो पाथ होता है उसको हम लोग एक वर्ड में ऑर्बिट बोल सकते हैं, है ना। जो इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, कोई भी न्यूक्लियस के चारों ओर वो क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है, और वो चक्कर लगाने का जो रास्ता होता है उसको हम लोग ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा हम लोग अल्फा पार्टिकल्स के बारे में अगर जो बमबारी किया था उसको अगर डिस्कस करते हैं, अल्फा रेस रिटर्न्स बिकॉज द पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन इट। अल्फा पहले से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स से टकराएगा तो वो फिर वापस क्या करेगा, उसमें डेविएशन देखने को मिलेगा। यानी कि कहीं ना कहीं क्या है, एटम में एक बहुत स्मॉल एरिया है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, जिसके कारण उसमें डेविएशन देखने को मिला है। यानी कि वेरी लिटिल वॉल्यूम में वहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होता है, जिसको हम लोग क्या न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। अल्फा रे डेविएटेड फ्रॉम इट्स डायरेक्शन एट द सेंटर पार्ट, मतलब बहुत कम एरिया जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ से अल्फा रे डायरेक्ट जो डायरेक्शन में गया था वहीं से वापस लौट के आ जाता है वही डायरेक्शन में। इसका ये कंक्लूजन निकल सकता है जो कि वहाँ पे बहुत ही हैवी पार्टिकल सेंट्रल पार्ट में होता है एटम का, और रदरफोर्ड उसका जो सेंट्रल पार्ट है वो हैवी पार्ट का उसका नामकरण क्या कर दिया, न्यूक्लियस बोल दिया। तो यहाँ से डायरेक्ट हमारा न्यूक्लियस का जो डिफिनेशन है वो मिल जाता है, वो सेंट्रल पार्ट जिसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है कंटेंट, वहीं से अल्फा रे डायरेक्ट डेविएट होकर जो डायरेक्शन में गया था वही डायरेक्शन में वापस लौट के आ गया, तो उसका नाम क्या दे दिया इन्होंने, न्यूक्लियस नाम दे दिया, जिसको हम लोग हिंदी में नाभिक के नाम से जानते हैं। कुछ हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। की पॉइंट का अगर हम लोग डिस्कशन करते हैं तो इसका जो न्यूक्लियस है उसका रेडियस अगर आपको पूछा जाता है तो ये इसका रेडियस जो है आपको याद रख लेना है 10⁻⁻15 मीटर के अप्रॉक्स में होता है। कोई भी एटम है उसका न्यूक्लियस का जो साइज है वो आपको 10⁻⁻15 मीटर के अप्रॉक्स देखने को मिलेगा। ये आपको डायरेक्ट याद करना है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट है ये। अगर एटम का अगर बात किए तो उसका न्यूक्लियस का तो साइज 10⁻⁻15 मीटर है, लेकिन जो एटम है उसका रेडियस का अगर बात करते हैं तो रेडियस 10⁻10 मीटर है। ये भी स्टैंडर्ड मेजरमेंट है 10⁻10 मीटर, और 10⁻10 मीटर को हम लोग एक स्पेशल नेम से भी जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं 1 एंगस्ट्रॉम, है ना। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के पूछ लिया जाता है, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻10 मीटर होगा, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देके फंसा सकता है। तो यहाँ से भी हम लोग एक पॉइंट लर्न करके रख सकते हैं जो कि 1 एंगस्ट्रॉम जो है एटम का जो रेडियस है वो 10⁻10 मीटर के इक्वल होता है।
न्यूक्लियंस के बारे में हम लोग पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो सम होगा उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियंस बोलते हैं। और जो एटॉमिक रेडियस है और न्यूक्लियस का जो रेडियस है, दोनों का डिफरेंस जो है वो 10⁵ मीटर। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक न्यूक्लियस रेडियस दोनों का जो डिफरेंस है वो 10⁵ मीटर के इक्वल होता है। द एंटायर मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, यानी कि कोई भी एटम है उसका जो एंटायर मास होता है, उसका संपूर्ण द्रव्यमान उसका सेंट्रल पार्ट यानी कि सेंटर है, केंद्र में ही वो कंसंट्रेटेड होता है। द एनर्जी ऑफ एन एटम इज ऑलवेज कांस्टेंट, यानी कि कोई भी एटम है उसका एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्योंकि वो न्यूट्रल हो जाता है तो कांस्टेंट हो जाता है। रदरफोर्ड बॉम्बार्डेड अ थिन गोल्ड फॉल, तो यहाँ पे जैसे हम पहले भी डिस्कशन किए थे, इन्होंने थिन गोल्ड फॉल लिया था और उस पर अल्फा पार्टिकल्स यानी कि पॉजिटिव रे के द्वारा बॉम्बारी किया गया। तो उन्होंने जो की पॉइंट निकाला वो क्या की पॉइंट था, सम अल्फा रेस पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉल, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट वो क्या है बिना डेविएशन से गुजर गया था। तो इन्होंने यहाँ से निष्कर्ष निकाल लिया जो कि देयर इज एम्प्टी स्पेस इनसाइड द एटम, यानी कि उन्होंने यही पॉइंट से बोला जो कि अल्फा रे बिना किसी डेविएशन के डायरेक्ट गुजर रहा है। तो इसका ये तभी संभव हो पाया है जो कि एटम में उस क्या खाली स्पेस है, कहीं ना कहीं खाली स्पेस है, जिसके कारण अल्फा रे डायरेक्ट बिना डेविएशन से यहाँ से पास कर जा रहा है। सम अल्फा रेस डेविएटेड फ्रॉम देयर सेंटर डायरेक्शन एट द सेंट्रल पार्ट, जो डायरेक्शन से गया था वही डायरेक्शन फिर से वापस उसी में आ जाता है। तो इसका मतलब ये इन्होंने क्या क्लियरली बता दिया, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो होता है उसका सेंट्रल पार्ट में होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, यानी नाभिक के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं। कोई भी एटम का फंडामेंटल पार्टिकल्स आपको पूछा जाता है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही होगा। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन एटम इज ऑलवेज नेगेटिव, कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसमें जो एनर्जी होता है वो नेगेटिव एनर्जी होता है। इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, चार्ज भी तो बात किया जाएगा तो नेगेटिव एनर्जी होता है। जब चार्ज ही नेगेटिव है तो उसमें एनर्जी भी नेगेटिव हो जाएगा। और वो जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन में वो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम के इक्वल होता है। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन से पूछ लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन में चार्ज जो होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इलेक्ट्रॉन है इसलिए हम लोग सामने माइनस यूज़ कर सकते हैं क्योंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। साथ में अगर पूछा जाए चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है तो ये कूलम होता है। तो यहाँ 2-2 क्वेश्चन उठा के पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है वो सब मेजर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। इसके अलावा भी क्या होता है, एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, लेकिन मेजर सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही कंसिडर करते हैं। कुछ हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में डिटेल जानकारी ले लेते हैं। अगर बात किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल जो होता है वो ई होता है। स्मॉल ई से हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। और इलेक्ट्रॉन का जो एब्सोल्यूट चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। ये इलेक्ट्रॉन का एब्सोल्यूट चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन अगर इसका रिलेटिव चार्ज आपको पूछा जाता है तो 1.6 × 10⁻⁻19 तो एब्सोल्यूट है नहीं, रिलेटिव क्या हो जाएगा -1। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन बनता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है 9.1 × 10⁻13 kg, है ना। यहाँ पे आपको डायरेक्ट याद रखने वाला बात है, जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो मास बात डिस्कस करते हैं तो 9.1 × 10⁻19 कूलम। ये डायरेक्ट एग्जाम में उठा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। व्हाट इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, 9.1 × 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवर करने का श्रेय जाता है वो जे थॉमसन को जाता है ना। तो यहाँ से भी हम लोग ये इसको याद कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन में हम लोग क्या क्या याद करेंगे, इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होगा, स्मॉल ई होगा। व्हाट इज द एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, -1.6 × 10⁻19 कूलम। और रिलेटिव चार्ज पूछा जाएगा तो -1 होगा। और उसका मास पूछा जाएगा तो 9.1 × 10⁻31 kg, 9.1 × 10 सॉरी यहाँ पे 9.1 × 10⁻31 kg। ये याद रखने वाला पॉइंट है।
अगर आपको यहाँ केजी में दिया हुआ है, कभी कभी ग्राम में भी उठा के पूछ दिया जाता है, तो आप उसको आसानी से अपने से कन्वर्ट कर सकते हैं केजी टू ग्राम। 9.1 इंटू 10⁻⁻1 -31 केजी है, ग्राम में चेंज करना है तो हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यही मेजरमेंट ग्राम में दिया रहेगा तो 9.1 इंटू 10⁻28 केजी हो जाएगा, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये 10⁻28 बचेगा, ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोटॉन का बात करते हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है और इसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पर चार्ज केवल होता है प्लस कर देना है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज में केवल प्लस डाल देना है, ये हमारा प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा। इसका रिलेटिव चार्ज जो होता है +1 होता है, बट इसका जो मास होता है वो 1.67 इंटू 10⁻27 kg। प्रोटॉन का जो मास होगा वो 1.672 इंटू 10⁻27 kg, ये kg में यहाँ पे मेजरमेंट लिखा हुआ है। 1.672 इंटू 10⁻27 kg। और इसका जो खोज करने का जो श्रेय जाता है प्रोटॉन का गोल्डस्टीन है। कहीं कहीं रदरफोर्ड को भी दे दिया जाता है, लेकिन रदरफोर्ड ने मेनली न्यूक्लियस का खोज किया था। तो यहाँ पे प्रोटॉन का जो डिस्कवरी करने का श्रेय जाता है वो गोल्डस्टीन को जाता है। अब हम लोग न्यूट्रॉन देखते हैं तो न्यूट्रॉन का जो सिंबल है वो N से जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता है, जब चार्ज ही नहीं होता है तो उसका रिलेटिव चार्ज भी जीरो हो गया। और इलेक्ट्रॉन का जो मास है, प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास के अप्रॉक्स इक्वल है, थोड़ा सा वेरी करता है। जैसे कि प्रोटॉन का जो मास है 1.672 इंटू 10⁻27 kg है, और यहाँ पर ये 1.675 इंटू 10⁻27 kg। यहाँ पे लास्ट डिजिट को केवल आपको ये लर्न करना है, ये 2 है तो यहाँ पे 5 है। लेकिन न्यूट्रॉन का जो डिस्कवरी करने का श्रेय जाता है वो जेम्स चैडविक को जाता है। जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कर लिया, 1932 में इसका डिस्कवरी कर लिया। आगे हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कैथोड रे के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो नोन एज कैथोड रेस, है ना। इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैथोड रे के नाम से भी जानते हैं, लेकिन वही प्रोटॉन जो होता है उसको हम लोग एनोड रे के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये दो बातों का, इलेक्ट्रॉन को कैथोड रे और प्रोटॉन को एनोड रे के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। कोई भी एटम है तो वो एटम अगर न्यूट्रल है तो इसका मतलब क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों आपस में इक्वल है, तभी उसका चार्ज को बैलेंस किया हुआ है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है और प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है, दोनों अगर नंबर में इक्वल रहेगा तभी उसको बैलेंस कर पाया होगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का मौलिक कण होता है, जबकि न्यूट्रॉन जो होता है सबसे भारी माना जाता है उसको, है ना। जैसा कि हम लोग यहाँ डिजाइन में देख सकते हैं, जो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना। ये न्यूक्लियस वाला पार्ट में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है अपनी ऑर्बिट में, है ना। जो रिवॉल्व करने का जो पाथ है उसको हम लोग ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। एमोंग इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर द हाईएस्ट लाइटेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स, है ना। जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे हल्का होता है, जबकि न्यूट्रॉन्स जो होता है वो सबसे हेवी माना जाता है और उसका मास सबसे ज़्यादा होता है न्यूट्रॉन्स का। प्रोटॉन्स स्थायी कण है, क्योंकि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, जबकि न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन अस्थायी कण माना जाता है। तो यहाँ से भी कुछ याद करने वाला बात है, जो प्रोटॉन है उसको हम लोग स्टेबल पार्टिकल्स में कंसीडर करते हैं, जबकि न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो अनस्टेबल पार्टिकल में कंसीडर किया जाता है। पेंट्रेटिंग पावर जो होता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, सबसे मैक्सिमम किसका होता है पेंट्रेटिंग पावर, तो सबसे मैक्सिमम पेंट्रेटिंग पावर न्यूट्रॉन का होगा। सबसे ज़्यादा इसका पेंट्रेटिंग पावर न्यूट्रॉन का है, फिर उससे कम होता है प्रोटॉन का, और सबसे कम होता है भेदन क्षमता जो है वो इलेक्ट्रॉन का होता है। कार्बन के जो अगर बात करते हैं यहाँ पे AMU है ना, कार्बन का जो आइसोटॉप है समस्थानिक, कार्बन 12 के द्रव्यमान के 12वें भाग को हम लोग AMU कहते हैं ना, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग केमिस्ट्री बहुत सारा उसका देखते हैं। एटॉमिक मास यूनिट जो है जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में AMU लिखते हैं, वो AMU 1 AMU होता है वास्तव में क्या चीज़ है, जो कार्बन 12 का जो मास होगा उसका जो 12th पार्ट होगा, 12वां भाग होगा, उसको हम लोग 1 AMU के नाम से जानते हैं।
है ना। परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी कि 1 एटॉमिक यूनिट कहने का मतलब है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, है ना। ये भी डायरेक्ट आपको याद करके रखना है। 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम लोग को एक पॉइंट मिल जाता है। किसी भी तत्व का जो द्रव्यमान होता है कार्बन 12 के समस्थानिक से तुलना करके ज्ञात किया जाता है ना। अगर हम लोग एटॉमिक मास जो है अगर उसका निकालना चाहते हैं तो कार्बन 12 का जो भी मास होगा उसी के कंपेरिजन में हम लोग उसका क्या करते हैं 12वें भाग के कंपेरिजन में करके उसका एटॉमिक मास को बताते हैं। जिस तरह से अगर हम बात करते हैं मान ले सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक मास अगर हम बात करते हैं तो 23 है। ये कैसे निकाला गया है, कार्बन 12 के जो एटॉमिक मास है उसका 12वें भाग से इसको कंपेयर करके हम लोग बताते हैं 23 सोडियम का एटॉमिक मास होगा। अब थोड़ा सा हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स में अगर बात करते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रॉनो है जिसका डिस्कवरी करने का श्रेय जाता है पॉली है। हम लोग बाद में पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी पढ़ेंगे, लेकिन न्यूट्रिनो का जो डिस्कवरी करने का जो श्रेय जाता है वो पॉली को जाता है। इट इज अ चार्जलेस एंड मासलेस पार्टिकल। सबसे इंटरेस्टिंग बात है जो न्यूट्रिनो होता है ना तो इसमें किसी प्रकार का चार्ज होता है ना तो किसी प्रकार का मास होता है। ये सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इट हैज़ नेदर चार्ज एंड नेदर और मास। द फंडामेंटल पार्टिकल कॉल्ड बेसन इज नेम्ड आफ्टर द इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस होगा। कुछ फंडामेंटल पार्टिकल है जैसे कि नाम भारतीय सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया है ना। भारतीय सत्येंद्र नाथ के बोस के नाम पर रखा गया, जिसको हम लोग शॉर्ट में SN बोस के नाम से भी जानते हैं। बेसन पार्टिकल्स है ना। मेसोन की खोज युकावा ने की थी। अब बेसन के बाद कौन आता है, मेसोन आता है, उसका सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। तो ये मेसन का जो डिस्कवरी करने का श्रेय जाता है वो युकावा को जाता है। अब हम लोग थर्ड यहाँ पे देखते हैं उसका सब एटॉमिक पार्टिकल्स पॉजिट्रॉन के बारे में। तो पॉजिट्रॉन का जो सिंबल होता है वो E+ होता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को अगर वो दिखाते हैं जनरली हम लोग E- बोल देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है पॉजिट्रॉन है। तो पॉजिट्रॉन को हम लोग E+ से इंडिकेट करते हैं। इसका डिस्कवरी करने का जो श्रेय जाता है वो एंडरसन को जाता है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है पॉजिट्रॉन का जो श्रेय खोज किया है वो किसके द्वारा किया गया, तो एंडरसन के द्वारा किया गया था और इसका सिंबल E+ है। इट इज कॉल्ड द एंटी पार्टिकल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे भी लग रहा है जो इलेक्ट्रॉन का E- है और पॉजिट्रॉन का E+ है, तो प्लस माइनस एक दूसरे का एंटी तो हो ही गया, इसलिए हम लोग एंटी पार्टिकल बोलते हैं किसका, इलेक्ट्रॉन का। अब्सोल्यूट मास जो पॉजिट्रॉन का होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम के इक्वल होता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है उसी के इक्वल हम लोग क्या करते हैं पॉजिट्रॉन का भी मास लिए हुए हैं। ये ग्राम में यहाँ दिया है, केजी में दिया रहता है तो 10⁻31 kg हो जाता है। और इसका अब्सोल्यूट चार्ज जो होता है यहाँ -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है, लेकिन इसमें उसका एंटी पार्टिकल है तो केवल माइनस को हटा करके हम लोग बताएंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के इक्वल होता है। एंटी पार्टिकल एक दूसरे की ओर गति करते हैं और तो वे परस्पर मिलकर एक दूसरे का विनाश भी कर देते हैं ना। एक दूसरे की ओर क्या करता है वो गति करता है, जिसके कारण एक दूसरे का क्या करता है उसका जो चार्ज होता है वो न्यूट्रलाइज कर लेता है, वो एनिहिलेट कर देता है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ऑर्बिट और सेल के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ फिगर में जैसा देख सकते हैं, एक मान लें वो एटम है, तो एटम में जो ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है उसमें पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो किस तरह से इलेक्ट्रॉन चारों ओर के रिवॉल्व करता है, कौन सा ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकता है, मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, तो इसको हम लोग अगर यहाँ पे देखते हैं तो जनरली हम लोग यहाँ पे उसको इलेक्ट्रॉन में ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है जिसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। फर्स्ट एनर्जी लेवल को हम लोग K से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड एनर्जी लेवल है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन समाहित हो सकता है। थर्ड एनर्जी लेवल यानी M में मैक्सिमम कितने एनर्जी हो सकता है, 18 हो सकता है। फोर्थ में 32 हो सकता है और इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे 50 होगा, 72 होगा, 98 आएगा, इस तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा। तो यहाँ पर भी फिगर में आप यहाँ पे एनर्जी सेल डायग्राम को देख सकते हैं और इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते रहता है उसको हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं।
द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एन ऑर्बिट होगा। यही जो न्यूक्लियस है, जैसे कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो हो गया ये न्यूक्लियस कहलाया। तो ये जो सर्कुलर पाथ आपको जो दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, इसी को हम लोग ऑर्बिट या सेल के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। चाहे ये फिगर देखें, चाहे ये फिगर, चाहे ये फिगर, तीनों में सेल को ऑर्बिट को ही समझाने का प्रयास किया गया है। और टोटल जो ऑर्बिट का जो नंबर हो सकता है, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो कोई भी एलिमेंट है उसका कोई एटम में मैक्सिमम ऑर्बिट की संख्या 7 हो सकता है। तो ऑर्बिट की संख्या अगर पूछा जाता है तो कितना होगा, 7 हो सकता है। यानी कि KLMNOP तक जा सकते हैं हम लोग यहाँ पे। हम लोग जनरली क्या करते हैं, जो ऑर्बिट रहता है उसको कैपिटल लेटर KLMNOPQ तक से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करने का स्टैंडर्ड सिंबल है KLMNOPQ। ऑर्बिट क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के जो सबसे नज़दीक होता है उसको हम लोग कौन सा ऑर्बिट के नाम से जानते हैं, K ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन है, एलिमेंट है, उसका कोई एटम है, तो उसका जो न्यूक्लियस होगा, उसका जो क्लोजेस्ट ऑर्बिट होगा, उसको हम लोग K सेल यानी कि K ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, ये K सेल है, उसके बाद L है, उसके बाद M है, उसके बाद N है, उसके बाद O है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, तो कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक सेल में हो सकता है, तो उसको हम लोग एक फार्मूला से बता सकते हैं, 2n² से ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है। तो ये 2n², n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है ना। फर्स्ट ऑर्बिट है तो यहाँ n का वैल्यू 1 होगा, सेकेंड ऑर्बिट है तो n का वैल्यू 2 होगा, थर्ड रहेगा तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब हम लोग अंदर से बाहर की ओर जाएंगे, एनर्जी इंक्रीजेस एस यू मूव फ्रॉम क्या है, इनर टू आउटर सेल है ना। जब हम लोग अंदर से बाहर की ओर सेल में चलेंगे तो वैसे वैसे एनर्जी लेवल उसका बढ़ते चला जाएगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि सबसे क्लोजेस्ट होता है तो उसका एनर्जी लेवल सबसे कम है, उससे बाहर वाला सेल कौन है, एल है, तो उसका एनर्जी लेवल उससे बढ़ जाएगा। उसी तरह एम है, एन है, ओ है, पी है, क्यू का सबसे मैक्सिमम एनर्जी लेवल चला जाता है। यानी कि जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर हटेंगे तो उसका एनर्जी लेवल बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से एनर्जी लेवल बढ़ते चला जा रहा है। ये किस तरह से अरेंजमेंट है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको अरेंज किया गया है। सबसे कम वाला उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, यानी कि सबसे बाहर वाला सेल में मैक्सिमम एनर्जी पाया जाएगा। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाता है। अकॉर्डिंग टू द बोर-बरी स्कीम द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑर्बिट इज, यानी बोर-बरी के स्कीम, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी ऑर्बिट में कितना हो सकता है। ये जो थ्योरी अभी प्रतिपादित किया गया है या जिसका थ्योरी अभी फॉलो हो रहा है वो किसके द्वारा दिया गया था, बोर-बरी के द्वारा दिया गया था, है ना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बोर-बरी का स्कीम के अनुसार मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑर्बिट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। ये हम लोगों का ये बेसिक फार्मूला है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जहाँ पे n हम लोग को नंबर ऑफ ऑर्बिट बताता है। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट है तो फर्स्ट ऑर्बिट को हम लोग k से रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। सेकेंड ऑर्बिट को हम लोग l से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 8 हो सकता है। थर्ड में 18 हो सकता है। फोर्थ में 32 हो सकता है। फोर्थ है यानी कि n का वैल्यू 4 कर देंगे, 2n² में n का वैल्यू 4 पुट करेंगे, 4 4 जा 16 इंटू 2 32 आ जाएगा। अगर पांचवा ऑर्बिट है तो उसमें n का वैल्यू 5 करेंगे पुट, तो इससे हमारा 50 आ जाएगा। छठा ऑर्बिट है तो उसमें n का वैल्यू 6 पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 72 आएगा। सातवां ऑर्बिट है तो यहाँ n का वैल्यू हम लोग 7 पुट करेंगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आएगा, 98 आ जाएगा। If an electron revolves around the nucleus in its fixed orbit, its energy does not change। कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर फिक्स्ड ऑर्बिट में अगर वो रिवॉल्व करते रह रहा है तो उस दौरान उसका एनर्जी लेवल चेंज नहीं करता है। एनर्जी डज नॉट चेंज, यानी कि उसका एनर्जी कांस्टेंट रह जाता है। हालांकि ये जो थ्योरी एनर्जी कांस्टेंट रहने का जो है थ्योरी या सिद्धांत जो है उस पर बहुत सारा कॉन्ट्राडिक्शन है अलग अलग साइंटिस्ट का। इफ एन इलेक्ट्रॉन वांट्स टू मूव फ्रॉम एन इनर ऑर्बिट टू एन आउटर ऑर्बिट, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है अंदर ऑर्बिट इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट की ओर जाना चाह रहा है तो उस दौरान वो एनर्जी को गेन करेगा, एनर्जी बढ़ेगा। क्योंकि हम लोग वहाँ पे पढ़े हुए थे, जैसे जैसे न्यूक्लियस से हम लोग दूर हटेंगे तो न्यूक्लियस से दूर हटते हटते उसका एनर्जी क्या होता है, बढ़ने लगता है।
तो यानी कि अंदर वाला ऑर्बिट से अगर बाहर वाला ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो उसका मतलब उसका एनर्जी बढ़ेगा, तभी तो वो जंप कर पाएगा, यानी कि वो एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेगा। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको समझ सकते हैं। इफ़ एन इलेक्ट्रॉन वांट्स टू मूव फ्रॉम एन आउटर ऑर्बिट टू इनर, आउटर बाहर से अंदर की ओर आना है, तो बाहर तो ज़्यादा एनर्जी था, अंदर की ओर कम एनर्जी चाहिए, तो उसको एनर्जी लूज करना पड़ेगा, है ना। एनर्जी जब वो रिलीज कर देगा तो उसका एनर्जी घटेगा, जिसके कारण वो आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट की ओर मूव कर जाएगा। तो ये हम लोग यहाँ से इसको याद कर सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट की ओर आ रहा है तो इसका क्या रीजन हुआ, वो एनर्जी को रिलीज किया, एनर्जी कम होने के कारण वो आउटर से इनर की ओर चला आया। अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में अगर जंप कर रहा है तो इसका मतलब उसका एनर्जी बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है यानी कि वो एनर्जी को एब्जॉर्व किया। अब हम लोग सबसेल और या तो सब ऑर्बिट की देखेंगे। जनरली अधिकांश सबसेल के नाम से ही जाना जाता है, सबसेल ही आपको अधिकांश जगह लिखा हुआ मिलेगा, जिसको हम लोग उपकक्षा कहते हैं। ईच ऑर्बिट हैज सबसेल्स, हर एक ऑर्बिट का अपना अपना सबसेल है, और उस सबसेल को हम लोग जनरली SPDF के नाम से जानते हैं ना। सबसेल को हम लोग जनरली SPDF, सब स्मॉल में है, स्मॉल s है, स्मॉल p है, स्मॉल d है और स्मॉल f है ना। और ये जो जैसे फर्स्ट ऑर्बिट है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना, फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अब मैक्सिमम 2 ऑर्बिट रह सकता है तो उसमें सबसेल की संख्या क्या है, केवल s है, और s में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 2 होगा, है ना। s सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 ही हो सकता है, और p सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 हो सकता है, डी सबसेल में मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 हो सकता है, और एफ सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 हो सकता है। हम लोग इस तरह से उसको जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे उस दौरान सीखेंगे। एफ सबसेल है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, अगर पी है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6, अगर डी है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10, अगर एफ है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14। ये भी याद रखना है। सबसेल में मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 होता है। नेक्स्ट पार्ट में अगर हम लोग देखते हैं ऑर्बिटल के बारे में, कहीं कहीं इससे भी क्वेश्चन उठा पूछ दिया जाता है, जैसे कि एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन, जो सबसेल में जितने इलेक्ट्रॉन होगा उसका हाफ हो जाता है। जैसे कि एफ सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 है तो उसमें ऑर्बिटल की संख्या 1 हो जाएगा। हम ऑर्बिट का बात नहीं कर रहे हैं, ऑर्बिटल्स है ना, टर्म आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है। पी जो सबसेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होता है, तो उसका हाफ कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मिलेगा। डी में जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है तो उसका हाफ करेंगे तो 5 मिल जाएगा, तो ऑर्बिटल्स की संख्या 5 हो जाएगा। एफ जो है उसमें मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 होता है, और उसका हाफ करेंगे तो यहाँ से ऑर्बिटल की संख्या 7 मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसेल का अगर हमारे जानकारी है तो हम लोग नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आसानी से बता सकते हैं उसका हाफ करके। एस में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, 1 हो जाएगा। पी में 6 होता है तो उसका हाफ करेंगे तो ऑर्बिटल्स की संख्या 3 हो जाएगा। डी में 10 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकता है तो इसमें ऑर्बिटल की संख्या 5 हो जाएगा। एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 होता है तो उसका ऑर्बिटल की संख्या 7 हो जाएगा। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ सम इम्पोर्टेंट सब्सटेंस हम लोग एक एक करके थोड़ा सा देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट लेते हैं, उसका एटॉमिक नंबर, उसका मास नंबर, और उसका जो डिस्कवरी यानी उसका खोज किसके द्वारा किया गया, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर का बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर वो कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और उसका एटॉमिक मास भी 1 होता है। यहाँ पे विवाद उठ सकता है, जो सर हाइड्रोजन का आइसोटॉप भी होता है, समस्थानिक होता है, तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन 1 का ही बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन 1 का एटॉमिक नंबर 1 और उसका एटॉमिक मास भी 1 होता है। हालांकि हाइड्रोजन के 3 अलग अलग आइसोटॉप है, हाइड्रोजन 1 होता है, हाइड्रोजन 2 होता है और हाइड्रोजन 3 होता है, जिसको हम लोग प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के नाम से भी जानते थे। तो आइसोटॉप का बारे में है। हाइड्रोजन का जो खोज करने का श्रेय जाता है हेनरी कैवेंडिश, है ना। हाइड्रोजन का खोज करना आविष्कारक कौन है, हेनरी कैवेंडिश। ये भी क्वेश्चन उठा के पूछा हुआ है बहुत बार एग्जाम में।
नेक्स्ट आते हैं हीलियम। तो हीलियम में एटॉमिक नंबर 2 है, उसका मास नंबर एटॉमिक मास क्या है 4 है। एटॉमिक नंबर 2 एटॉमिक मास 4 है। इसका खोज जो है लोकेयर के द्वारा किया। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 और उसका मास नंबर 7 हो गया। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 और उसका मास नंबर 8 होगा। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होगा और उसका एटॉमिक मास जो होगा 14 होगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और उसका मास नंबर 12 है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और उसका मास नंबर 14 है। लेकिन नाइट्रोजन का अगर डिस्कवरी करने का क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये रदरफोर्ड के द्वारा नाइट्रोजन का खोज किया गया था। ये भी क्वेश्चन उठा के डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है 8 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और इसका डिस्कवरी जो है प्रिस्टले के द्वारा किया गया था, है ना। अगर ऑक्सीजन का जो डिस्कवरी पूछा जाता है तो इसका डिस्कवरी करने का श्रेय जाता है वो प्रिस्टले को जाता है ना। ये भी क्वेश्चन उठा के डायरेक्ट पूछा जाता है। हु वाज द डिस्कवर ऑफ ऑक्सीजन, तो प्रिस्टले के द्वारा किया गया था। ठीक है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो सोडियम का खोज किसके द्वारा किया गया, तो डेवी के द्वारा किया गया था, है ना, डेवी। फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर है वो 15 होता है और किसके द्वारा इसका खोज किया गया। इसका यहाँ पे हम लोग यहाँ नहीं लिखें क्योंकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे अगर मेनली बात करते हैं तो हाइड्रोजन का अगर डिस्कवरी अगर देखते हैं तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया। ठीक है। हीलियम का जो खोज किया गया लोकेयर के द्वारा किया गया। ठीक है। नाइट्रोजन का खोज जो है रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। ऑक्सीजन का खोज है वो प्रिस्टले के द्वारा किया गया था। सोडियम का खोज है डेवी के द्वारा किया गया था। ठीक है। सल्फर का जो एटॉमिक नंबर है 16 है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। क्लोरीन का सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो कि ये उसका एटॉमिक मास जो है वो 35.5 है, 35.5 है। तो इसके पीछे भी रीजन है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और इसका जो क्लोरीन का जो खोज है CW सीले के द्वारा किया गया था, है ना। क्लोरीन का जो खोज CW सीले के द्वारा किया गया। आर्गन का जो एटॉमिक नंबर 18 है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है। कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है 20 है और उसका एटॉमिक मास जो है वो 40 है। हम लोग जो जनरली यहाँ पे देखे हैं 20 अलग अलग एलिमेंट देखें, उसका सिंबल देखें, उसका एटॉमिक नंबर देखें, उसका एटॉमिक मास देखें और कुछ इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है उसका डिस्कवरी किसके द्वारा किया गया वो भी देखें। तो जनरली यहाँ पर हम लोग देखें जो कि जो एलिमेंट का जो सिंबल है, केमिकल सिंबल है, उसको हम लोग जनरली क्या करते हैं, उसका फर्स्ट जो लेटर लेते हैं वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी एलिमेंट का हम लोग जनरली उसका जो सिंबल जब लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हम लोग कैपिटल ही लिखते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो कंप्लीट हुआ। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।